हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 में टोटल आपके एग्जाम 9 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 17/1/2017 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 के। चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर क्या दिया गया आपका ग्राफ में ईयर की संख्याएं दी गई है कि कौन सा ईयर है। और यहाँ पर टाइप वाइज जो है वस्तुओं की सभी सालों में क्या दिया गया है, वस्तुओं की संख्या दी गई है। हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बिके हुए टाइप 1 वाहनों की संख्या में 2004 से 2005 में हुई वृद्धि का संभावित प्रतिशत वही है जो 2003 से 2004 में हुई वृद्धि का प्रतिशत है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2005 में लगभग जो है कितने प्रतिशत में जो है टाइप 1 जो है क्या किया गया था, बेचा जाएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि 2005 में कितने जो है टाइप 1 के वाहन बेचे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें निकालना होगा कि 2003 से 2004 के बीच जो है कितने प्रतिशत वाहन के उत्पादन में, या फिर यहाँ पर क्या बोला गया, या फिर वाहन के उत्पादन में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर 2003 में जो है वाहन का उत्पादन कितना हुआ था, 81 हुआ था। और 2004 में कितना हुआ था, 107 हुआ था। तो कितने वृद्धि हो गई संख्या में, तो 107 माइनस क्या करेंगे, 81 करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 7 इधर 19 उधर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 19 और 7 26 की कितनी हुई, वृद्धि हुई। तुलना हमें किससे करना है कि 2003 से 2004 में कितने की वृद्धि हुई, यानी कि तुलना हमें 2003 से करना है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 2003 में कारों की वाहनों की संख्या आ जाएगी। तो कितनी है, 81%। में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा कि 2003 से 2004 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 2600/81, यानी कि 81 से क्या करेंगे, 2600 भाग करके देख लेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 या 24 हो जाएगा। 3 8 या 24, आपका 17 शेष बचेगा 0। 8 दूनी 16, आपका 162 हो गया। आपका कितना बचेगा शेष, 8 पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि आपका लगभग 32.1% की यहाँ पर वृद्धि हमें क्या कर हो रही है, देखने को मिल रही है। कितनी, 32.1% देखने को मिल रही है। तो उतना ही प्रतिशत बोला जा रहा है कि 2004 से 2005 में वृद्धि होगी। तो यहां पर लगभग जो है कितने की वृद्धि है, 32.1% को हम लोग क्या मान सकते हैं, 32% मान सकते हैं। 32.1% को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 32% बोल सकते हैं। यानी कि 2004 से 2005 में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 32% की वृद्धि होगी। तो 2004 में कितने वाहन जो है बनाए गए थे, 107 वाहन। अब जो है 2005 में कितने हो जाएगी, 132% हो जाएगी। यानी कि 100%, खुद का कोई भी सामान जो है खुद में 100% होता है, और 32% की उसमें वृद्धि हो रही है, यानी कि कितने हो जाएगी, 132% हो जाएगी। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। तो इसे जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 2005 में वाहनों का जो है कितना जो है बनाया जाएगा, यानी कि बेचा जाएगा, वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 107 इंटू 132 यहाँ पर करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 या 21, 21 या 1 आपका कितना हो गया, 22, हाथ में 2। इधर आपका हो गया 7 2 9 2 11, हाथ में 1, 3 1 आपका 4 हो गया, 1 हो गया। यानी कि आपका कितना आ जाएगा, ऊपर गुना करने पर 141/24, और नीचे में कितना है, 100 है। तो जब इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 141.24 हो जाएगा। तो लगभग में वाहन जो बेचे जाएंगे 2005 में कितना हो जाएगा, 141.24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 141 लिख सकते हैं। यानी कि आपका मतलब हुआ कि 2005 में टोटल जो है 141 वाहन को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो इस ग्राफ का आंसर क्या होगा, 141। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2,
ये आपका क्या है, पिछले वाले ही ग्राफ है। इसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। इसमें बोला गया है कि किस टाइप के वाहनों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2003 में हुई बिक्री की प्रतिशत वृद्धि जो अधिकतम किसमें है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है कि 2003 में जितने भी टाइप है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 2002 वर्ष की तुलना में 2002 में जितना उत्पादन किया गया था, फिर 2003 में जितना उत्पादन किया, उसमें वृद्धि जो है किस टाइप वाले में सबसे अधिक हुई है। तो हमें क्या निकालना होगा, सभी में परसेंटेज वृद्धि को निकालना होगा, सभी टाइप के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप 1 को चेक करेंगे। तो 2002 में जो है कितने उत्पादन किया गया था, 72 गाड़ियों को जो है बेचा गया था। और 2003 में कितने का बेचा गया, 81 गाड़ियों को, यानी कि 81 वाहन को बेचा गया। तो कितने का जो है अंक में कितने की वृद्धि हुई, तो 81 माइनस 72 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और पिछले वर्ष में यानी कि 2002 में जो है कितने की हुई थी, वाहन बेचा गया था, 72 वाहन को बेचा गया था। तो हमें तुलना 2002 से ही करना है, तो नीचे क्या लिख देंगे, 72 को लिखेंगे। आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से काटेंगे 72 को तो 8 बार में चला जाएगा, और 100 को 8 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12.5 आएगा। अब हमें क्या करेंगे, सेकेंड टाइप को चेक करेंगे। हमें सभी टाइप को चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि वृद्धि अधिकतम किस में होती है। तो हम सभी टाइप को चेक करेंगे तभी हमें प्रतिशत अधिकतम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2000 अगला टाइप यानी कि टाइप 2 को चेक करेंगे। तो 2002 में 79 हुआ था, 2003 में जो है कितना हुआ, 93 हुआ, यानी कि वृद्धि कितनी हुई, तो 93 माइनस 79 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 का अंतर हो जाएगा। और पिछले वर्ष यानी कि 2002 में कितने वाहन बेचा गया था, 79। परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, 79 इंटू 1400 से भाग करके देख लेंगे। तो एक बार में 79, आपका 6 कितना बचा, तो 6 यहाँ पर 61 बच जाएगा, 0 यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पर 7 8 56 यानी कि 8 56 8 बार में आपका नहीं लग सकता, यहाँ पर 7 बार में देखेंगे। तो 9 7 63 3 6 7 7 49 और 6 आपका कितना हो जाता है, 55 होता है। अंतर आपका कितना हो जाएगा, 47 और 10 57 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा तो 17 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि आपका टाइप 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि टाइप 2 जो है कितना है, 17 पॉइंट कुछ है, यानी कि इसमें वृद्धि जो है पहले वाले से अधिक हो रही है। तो पहला तो टाइप आपका बिल्कुल छट गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 3 को चेक करेंगे। तो टाइप 3 में जो है कितना था, पिछले वर्ष में 248 था, 2003 में कितना हो गया, 280 हो गया। तो अंतर कितने का है, तो यहाँ पर 50 30 80 यानी कि 32 का अंतर है। पिछले वर्ष में कितना था, 248 था, परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से कट रहा है तो काट देंगे, 8 चौक 32, 8 या 24, 31 बार में 31 से जो है क्या करेंगे, 400 को डिवाइड करके देख लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा, एक बार में 31 हो गया, कितना बचेगा, शेष 9 बचेगा, 0 हो गया, 31 दूनी 62 यानी कि 12 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि आपका टाइप 3 भी नहीं हो सकता। टाइप 4 को जब चेक करेंगे तो यहाँ भी अंतर कितना आएगा, 31 का अंतर आएगा। और पिछले वर्ष में जो है कितना को बेचा गया था, 210 वाहन बेचे गए थे, परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका क्या है, टाइप 4 है। यहाँ पर इसे हल करेंगे तो हल करने पर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 0 0 चला गया, 21 भागा क्या करेंगे, 310 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक बार में 21, 10 100 हो गया, यानी कि 21 चौक 84, यानी कि ये जो आएगा आपका 14 पॉइंट कुछ होगा, यानी कि आपका टाइप 4 भी नहीं होगा। टाइप 5 जब चेक करेंगे तो आपका कितने प्रतिशत, 404 से कितना हो गया, 411 हो गया। ये तो आपका 5% से भी कम हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है, यानी कि आपका टाइप 5 भी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिकतम प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में किस में हो रही है, टाइप 2 में हो रही है। कितनी हो रही है, 17 पॉइंट कुछ हो रही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया, पिछले वाले ग्राफ है, ईयर का नाम दिया गया, सभी टाइपों में कार के बेची गई यानी कि वाहन की बेची गई संख्याएं दी गई है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष बेचे गए टाइप 2 वाहनों की संख्या बेचे गए टाइप 5 वाहनों की संख्या का लगभग 25% था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप 2 वाले वाहन जो है संख्या सारे कौन है, इधर है 64 60 79
93, 112। और टाइप 5 में जो है वाहनों की संख्या कितनी है, इधर है 340, 442, ये सारी जो है क्या है टाइप 5 की संख्या। तो हमें चेक करना है कि टाइप 5 का कौन सा ईयर का 25% जो है टाइप 2 के ईयर में बराबर होगा। यहां पर लगभग 25% बोला गया है, तो एग्जैक्ट 25% नहीं हमें निकालना है, लगभग 25% होना चाहिए। टाइप 5 का 25% टाइप 2 के उस साल के लगभग 25% के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप बाई जो है यानी कि ईयर बाई जो हम लोग चेक करते जाएंगे कि टाइप 5 में जो है, जैसे कि 2002 में जो है कितने का उत्पादन बेचा गया था, 340 वाहन बेचे गए थे। तो उसका 25% जब हम लोग निकालेंगे तो 25% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते तो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। 25% को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज किया जाता है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में, यानी कि 25% को हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या निकालना है, 2000 साल में कितने टाइप 5 जो है वाहन बेचे गए थे, 340, उसका 1/4 लगभग में कितना होगा, तो 4×8 = 32 होता है, यानी कि ये लगभग 25% के बराबर बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, 336 का 1/3 निकालेंगे कि 60 के बराबर लगभग है या नहीं। तो 4 से काटेंगे तो 4×8 = 32, 4×6 = 16। ये भी जो है 2001 भी जो है आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है 25% के बराबर नहीं है। फिर क्या करेंगे, 404 का भी लगभग 25%, यानी कि 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और यहाँ पर 2002 में जो है कितने जो है बेचा गया था, 79 बेचा गया था, यानी कि आपका 2002 भी नहीं होगा। अगला चेक करेंगे तो 2003 में जो है कितना का उत्पादन बेचा गया था टाइप 5 का, तो 411 बेचा गया था, उसका 1/4 कितना हो जाएगा, तो ये जो है लगभग 100 के पार हो जाएगा, यानी कि आपका 2003 भी नहीं हो सकता। अब हम लोग क्या करेंगे, 2004 को चेक करेंगे तो 2004 में कितना है, 442 है, उसका 1/4 लगभग कितना होता है, तो 1 यानी कि लगभग जो है 110 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि 112 के लगभग बराबर है। क्या है, आपके लगभग 112 के बराबर है, यानी कि लगभग जो है आपका 2004 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्या है, पिछले वाले ही ग्राफ है। ग्राफ आपको लगभग जो है CBT 2 में आपके लगभग 4 प्रश्न जो है प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस ग्राफ को भी हल करेंगे। इस ग्राफ में यहाँ पर सभी टाइप दिए गए, पिछले वाले ही ग्राफ है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि 2003 में बेचे गए टाइप 1 वाहनों की संख्या 2002 में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2003 में टाइप 1 के कितने वाहन बेचे गए थे। तो 2003 में टाइप 1 के लगभग यहाँ पर जो है कितने बेचे गए थे, 81 वाहन बेचे गए थे 2003 में। और 2002 का हमें कुल निकालना होगा, तभी हम लोग 2002 में बेचे गए वाहनों कुल संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2002 में जो है जितने वाहन टोटल बेचे गए थे सभी टाइप का, उनका योग निकालना पड़ेगा। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे कितना आता है, 9 2 11 8 19, 19 और 4 आपका कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो 23 हाथ में 2, 7 7 14, 14 24 कितना हो गया, 38, 38 2 सिंपल बचा था, जो कि 38 और 2 40, 40 और 21 कितना हो गया आपका 61, 61 और 40 आपका कितना हो जाता है 1001 हो जाएगा। 61 और 40 कितना हो जाएगा 1001। तो आपसे पूछा गया है कि 81 जो है 1013 का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यक्स प्रतिशत है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यक्स प्रतिशत जो कि आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, यक्स परसेंट का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि यक्स का मान निकल जाएगा। तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 8100 बटा क्या हो जाएगा 1013 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 1013 से
8100 को क्या करेंगे, भाग करके देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग 8 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाता है आपका 104, तो 0 4 1 80 1 81, यानी कि लगभग आपका कितना प्रतिशत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, लगभग जो है आपका 8% यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 8100 के बहुत नजदीक है क्या, 8104 रुपये। तो यहाँ पर जो आपका कितना हो जाएगा, लगभग 8% हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 0.56 डेसिबल के 0.56 के डेसिबल के यानी कि दशमलव के बराबर है, यानी कि पुनरावृत्ति के बराबर है। तो जितना पे रेकरिंग है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 0.56 पर क्या दिया गया है, रेकरिंग दिया गया है। तो जब रेकरिंग को हटाया जाता है तो जितने अंक पर रेकरिंग दिया गया है उतने बार जो है 9 को क्या लिखा जाता है, उतने बार 9 को नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर पूरे जो है क्या है, 56 पर रेकरिंग है, यानी कि कितने टोटल संख्या पर रेकरिंग है, टोटल 2 संख्या पर रेकरिंग है। तो नीचे 9 कितने बार आएगा आपका, 2 बार आएगा, यानी कि 0.56 पर रेकरिंग को क्या लिख सकते हैं, 56/99 लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 2 संख्याएं दी गई है, कितनी, 3341 तथा 3328, उसका पूछा जा रहा है मासा यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, वही आपका क्या होना चाहिए, एचसीएफ यानी कि महत्तम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एचसीएफ आपका दोनों का अंतर कितना है, तो 3341 माइनस 3328 करेंगे तो आपका अंतर कितना आ जाएगा, 30 इधर, यानी कि 2 11 2 आपका कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 13, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ यानी कि महत्तम होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हेमा एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल जो है कितने घंटे लगते हैं, 9 घंटे 55 मिनट का समय लगती है। बोला क्या गया आपसे कि हेमा एक लड़की है, हेमा जो कि पैदल क्या होती है, पैदल कोई दूरी जाती है और उस दूरी तक जहां तक पैदल गई उसी दूरी से वापस क्या आती है, साइकिल से आती है। तो जाने और आने में उसका कुल कितना समय लगता है, 9 घंटा 55 मिनट का समय लगता है। फिर आगे बोला गया है कि वह दोनों ओर का रास्ता अगर पैदल तय करती है तो कितने का समय लगता है, 12 घंटे 30 मिनट में जो है तय कर लेगी। अगर दोनों तरफ हुआ, जाती भी पैदल है और आती भी पैदल है, तो उसे जो है कितना समय लगेगा, 12 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइकिल पर दोनों ओर का रास्ता तय करने में उसे जो है कितना समय लगेगा, यानी कि पूछा गया है कि अगर वह जो है पूरी दूरी जाती भी साइकिल से है और आती भी साइकिल से है तो उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि अगर दोनों तरफ जो है यहाँ पर पैदल जाती है तो कितना समय लगता है, 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना होगा कि जब जाती है, यानी कि जब जाने या फिर आने का सिर्फ जो है उसको कितना समय लगता है, या तो हम जाने का समय निकाल ले या फिर आने का समय निकाल ले कि पैदल जाने में उसे कितना समय लगता है। तो दोनों तरफ उसे जाने में, यानी कि जाने और आने में 12 घंटा 30 मिनट लगता है, तो सिर्फ जाने में 12 घंटा 30 मिनट का आधा समय लगेगा। तो 12 घंटा 30 मिनट का आधा समय कितना होगा, तो 6 घंटा 15 मिनट होगा। कितने होगा आपका, 6 घंटा 15 मिनट होगा। जब दोनों दूरी यानी कि जब दोनों तरफ पैदल जाती है तो 12 घंटा 30 मिनट, तो सिर्फ जाने में कितना समय लगेगा, तो उसका आधा समय यानी कि 6 घंटा 15 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर फिर एक दिया गया था शुरुआत में कि एक तरफ पैदल जाने और वापस साइकिल से आता है तो 9 घंटा 55 मिनट लगता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर से 9 घंटा 55 मिनट से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 6 घंटा 15 मिनट। तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा कि
उसे जब वापस आ रही थी तो साइकिल से कितना समय लगा था उसे वापस आने में। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं कि साइकिल से एक तरफ आने में जो है कितना समय लगता है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 घंटा 40 मिनट होगा। तो ये आपका क्या निकल गया कि एक तरफ से यानी कि साइकिल से आने में कितना समय लगता है, 3 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। तो आने में अगर 3 घंटा का 40 मिनट हो रहा है तो जाने में भी कितना लगेगा, 3 घंटा 40 मिनट लगेगा। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 घंटा 80 मिनट हो जाएगा। तो 80 मिनट हम लोग नहीं लिख सकते, तो 1 घंटा में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। यानी कि 60 मिनट क्या हो जाएगा, घंटा में चेंज हो जाएगा। तो घंटा में इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 60 मिनट क्या हो गया, घंटा, 1 घंटा हो गया। तो इधर कितना हो जाएगा, 7 घंटा, 7 घंटा बचा कितना, 20 मिनट। यानी कि दोनों ओर साइकिल से उसे तय करने में कितना लगेगा, 7 घंटा 20 मिनट पूरा लगेगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाही कोण यानी कि कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना है, 9 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस समबाहुभुज की यानी कि इस पॉलीगॉन की भुजाओं की संख्या यानी कि उसके साइड की का नंबर जो है कितना है। तो सबसे पहले आपको बाही कोण का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बाही कोण का भुजाओं का, जब भुजा आपसे पूछा जाए, भुजा जब बाही कोण दिया हुआ रहे और आपसे भुजाओं की संख्या पूछी जाए तो हम लोग क्या करते हैं, 360 बटा n बराबर आपका क्या हो जाता है, बाही कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल होता है। क्या होता है, 360 बटा n इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। n बराबर क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ साइड्स हो गया, यानी कि भुजाओं की संख्या हो गई। यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे इस प्रश्न को, तो क्या हो जाता है आपका 360 बटा n हमें नंबर ऑफ साइड निकालना है तो n को n ही रहने देंगे। और एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाही कोण कितना दिया गया, 9 डिग्री दिया गया, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि नंबर ऑफ साइड आपका कितना आ जाएगा, यानी कि n बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, 40 है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि विष्णु क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करते हुए जो है क्या करता है, कुल 15.5 मिनट की यात्रा करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है किलोमीटर में कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला कि समय बराबर आपका होता क्या है। तो समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो समय आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, दूरी क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, चाल क्या हो गया, स्पीड हो गया। समय आपका क्या है, टाइम, दूरी आपका डिस्टेंस, चाल आपका स्पीड, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो हमें निकालना क्या है, उसकी द्वारा कुल दूरी तय करने कितनी की गई है पूरे अलग अलग चाल से, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सभी चाल से उसके द्वारा जो है बराबर दूरी तय की गई है। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि सभी चाल से जो है उसके द्वारा 1 किलोमीटर जो है तय की गई है। यानी कि 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भी 1 किलोमीटर तय किया होगा, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भी 1 किलोमीटर तय किया गया होगा। तो समय बराबर अभी आपको क्या बताया गया, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हम लोगों ने कितनी मानी, a मानी, और पहला चाल जो है कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर दूसरी दूरी भी यानी कि उतनी ही दूरी क्या माना हम लोग, दूसरा भी क्या माने, a ही माने, क्योंकि सभी दूरी क्या है, बराबर तय किया गया। और उसकी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर आपकी तीसरी दूरी भी a ही होगी और 8 किलोमीटर प्रति घंटा से हिसाब से गया।
तो ये आपका क्या हो गया, पहला वाला समय हो गया, दूसरा वाला समय हो गया, तीसरे के चाल वाला समय हो गया, क्योंकि समय बराबर आपको क्या बताया गया, दूरी बटा चाल। तो ए दूरी है और नीचे क्या है, चाल है। तो आपका क्या हो गया, तीनों समय हो गया। तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुल समय कितना दिया गया है कि कुल समय जो है उसे तय करने में कितना लगता है, 15.5 मिनट लगता है। क्या लगता है आपका, 15.5 मिनट लगता है। तो ए हम लोगों ने क्या माना, 1 किलोमीटर में माना, और जो आपकी चाल दी गई है किस में दी गई, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई। तो जो आपका समय भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक शून्य और बढ़ जाएगा। हल करेंगे तो इस प्रश्न को आपका ए की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर से हम कुल दूरी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ए का वैल्यू निकालेंगे। तो 10, 30 और 8 का एलसीएम कितना होता है, तो 120 एलसीएम होता है। और 120 को 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12A प्लस 3 चौक 12 यानी कि 4A, 8 से तो 15 8 120 यानी कि 15A हो गया। बराबर आपका कितना हो जाएगा, 155 बटा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 120 से 600 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। 5 से 155 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 31 बार में। इधर क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 12 4 16, 16 और 15 कितना होता है, 31 होता है। यानी कि 31 ए बराबर कितना हो गया आपका, 31 हो गया। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 31, 31 चला गया तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, 1 किलोमीटर आ गया। तो हमें चाहिए क्या, कुल दूरी जो है उसके द्वारा अलग अलग चाल से कितनी दूरी तय की गई थी। तो एक दूरी, पहला दूरी ए था, दूसरा दूरी भी ए था, तीसरा दूरी भी ए था, यानी कि कुल कितने उसको जो है डिस्टेंस यानी कि दूरी ट्रेवल किया, तो 3A ट्रेवल किया। ए बराबर कितना आया, 1 किलोमीटर आया। तो क्या करेंगे, 3 × 1 यानी कि कुल दूरी उसकी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर होगी। कुल दूरी उसकी कितनी होगी, 3 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किरण ने 15% हानि पर 18,700 रुपये में एक क्या की, बस को बेची। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15% लाभ पाने के लिए इस बस को जो है किस मूल्य में बेचना चाहिए। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी से सीपी जो है अगर हम नहीं भी निकालते तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर परसेंट से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। उसे बोला क्या गया कि 15% के हानि पर बेच दिया गया, यानी कि 100% के सामान पर 15% का हानि, यानी कि उसे कितना में बेच दिया गया, 85% में बेच दिया गया। लेकिन बोला जा रहा है कि उसे कमाना कितना लाभ है, 15% का लाभ कमाना है। तो उसे बेचना कितने में पड़ेगा, तो 100% का सामान 15% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा, 115% में बेचना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 85% का वैल्यू यानी कि 15% के हानि का वैल्यू यानी कि एसपी आपका कितना दिया गया है, 18,700 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 85% बराबर 18,700 रुपया हो गया। तो इसे हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 × 25 85, 17 से 11 बार में चला जाएगा, यानी कि 5% का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1100 आ गया। तो हमें चाहिए कितना, 15% लाभ यानी कि 115% का वैल्यू चाहिए। तो 115% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 23 से गुना कर देंगे। तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 23 × 25 आपका कितना होता है, 115% हो गया। बराबर आपका कितना हो जाएगा, 23 × 11 करेंगे तो 230, और 23 आपका कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। यानी कि 25,300 रुपया में उस वस्तु को बेचना होगा 15% का लाभ कमाने के लिए। तो आपका एसपी यानी कि नया विक्रय मूल्य कितना होगा, 25,300 रुपये। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगर आप इस प्रश्न को एक लाइन में बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमें 18,700 रुपया क्या दिया गया, ये आपका एसपी दिया गया। इसे जो है पहले बेचा कितना गया था, 15% की हानि पर। तो अभी आपको बताया कि कोई भी वस्तु का सीपी खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो 15% की हानि पर उसे बेच कितना में दिया गया होगा, 85% में बेच दिया गया होगा। हमें
लाभ कितना चाहिए, 15% का लाभ चाहिए, यानी कि बेचना उसे कितने में पड़ेगा, 115% में बेचना होगा। इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नया एसपी निकल जाएगा। तो अगर आप एक लाइन में बनाना चाहते हैं इस मैथ को तो इस तरीके से बना सकते हैं। इसे हम लोग हल करके देख लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 23 25 115, 17 25 85 हो गया। 17 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 11 बार में, यानी कि 1100 हो गया। 23 इंटू 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 253 पे 2 शून्य हो जाएगा, यानी कि आपका नया एसपी कितना आ जाएगा, 25,300। तो दोनों स्थितियों में आपका आंसर सेम आता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर दिया गया है कि यदि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का प्रयोग करके 10% तक का क्या करता है, धोखा देता है। यानी कि बोला गया है कि जब पहले जो है दुकानदार पहले किसी से खरीदेगा कोई भी वस्तु, तो खरीदने समय भी वह दुकानदार क्या करता है, 10% का उसे धोखा दे देता है। यानी कि 10% जो है तौल में क्या करता है, धोखा दे देता है। तो वहां पर भी तौल में भी शुरुआत में भी खरीदने समय भी उसे क्या कर रहा है, 10% का लाभ हो रहा है उस दुकानदार को, और बेचने समय भी तौल को क्या करता है, 10% का उसमें क्या कर देता है, धोखा देता है। यानी कि बेचने समय में भी उसका क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। यानी कि 10% पहले भी लाभ हुआ, 10% बाद में भी लाभ हो रहा है। तो हमें परसेंट को 2% को 1% में चेंज करने के लिए फॉर्मूला को क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद रखना कि क्या होता है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100 होता है। तो ये आपका हो गया पहला परसेंट, अब बी आपका हो गया दूसरा परसेंट। तो पहला परसेंट क्या है, 10%, दूसरा परसेंट भी क्या है, 10% ही है, प्लस क्या हो जाएगा a इंटू बी, यानी कि 10 इंटू 10, और नीचे में आपका कितना हो गया, 100 हो गया, 10 इंटू 10, नीचे में आपका 100 हो गया। तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, 10 10 20 प्लस 1, तो आपका कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर लाभ कितना होगा उस दुकानदार को, 21% का लाभ होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2,000 रुपये का निवेश करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा। यानी कि सबसे पहले जो है पहला वर्ष में जो है कितने का निवेश किया गया, 2,000 का निवेश किया गया, और दूसरे वर्ष में भी शुरुआत में 2,000 का निवेश किया गया होगा। लेकिन सबसे पहले वर्ष में ये मान लीजिए पहला वर्ष का निवेश है कितने का, 2,000 का, तो इसमें बोला गया कि उसे जो ब्याज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो 2 साल में 2,000 का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2,000 का ट्री मेथड से निकालेंगे इसे, तो 2,000 का 5% कितना होता है, तो 100 रुपये होता है। 2,000 का 5% कितना होता है, 100 रुपये होता है। यानी कि 2,000 पे पहले वर्ष में उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, और दूसरे वर्ष में भी उस पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, 100 रुपया ही लगेगा। लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज में पता होना चाहिए जो पिछले साल में ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। यानी कि 100 रुपये पर भी 5% अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो 100% का 5% कितना हो जाता है ब्याज, तो 5 रुपये होता है। यानी कि ये जो है टोटल क्या हो जाएगा, पहले साल में जो निवेश किया गया था 2,000, उस पर कुल जो है क्या निकल जाएगा, आपका अमाउंट निकल जाएगा पहले वर्ष के 2,000 का। ये आपका क्या है, दूसरे वर्ष के शुरुआत में, जो आपका दूसरे वर्ष के शुरुआत में भी फिर क्या किया गया, क्योंकि बोला गया कि प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में क्या किया जाता है, 2,000 का निवेश किया जाता है। तो दूसरे वर्ष की शुरुआत में फिर से 2,000 का निवेश किया होगा। तो अब जो है दूसरे वर्ष के अंत तक इसे जो है क्या मिलेगा, 1 साल का ही ब्याज मिलेगा। ये आपका पहले साल में जो है निवेश किया गया था 2,000, ये जो आपका दूसरे साल में 2,000 का निवेश किया गया उसमें जो है 1 साल का ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि इसे सेकेंड ईयर के शुरुआत में ब्याज पर लगाया गया था। तो इसके सेकेंड ईयर में ही क्या हो जाएगा, अंतिम वर्ष में अंत हो जाएगा। यानी कि इसे जो है 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा। तो 2,000 का यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, 5% निकालेंगे, तो कितना हो जाता है, 100 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
कि दूसरे साल का कुल अमाउंट कितना हो जाता है, तो 2000 प्लस 100 तो 2100 अमाउंट हो गया। और पहले साल के 2000 का कितना कुल अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 200 205 यानी कि 2205 रुपया कुल अमाउंट हो गया। पहले वर्ष का 2205 और दूसरे वर्ष का 2100 कुल अमाउंट हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि उसका कुल निवेश जो है कितना होगा दूसरे वर्ष के अंत तक। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4305 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 4305 रुपये का निवेश होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि माइक चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 8500 रुपया क्या करता है, उधार लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे ट्री मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया, 8500 रुपया दिया गया, और रेट यानी कि दर कितना दिया गया, 4% दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे कि 8500 का 4% होता कितना है। तो 8500 का 4% कितना होता है, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 2 34 यानी कि 340 रुपया का होता है। अगर आप निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 8500 का 4%, तो 2 शून्य 2 शून्य चला जाएगा, 85 इंटू 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 340 होगा। तो ये आपका क्या हो गया, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। दूसरे साल में भी आपका क्या लगेगा, 340 रुपया ही चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, जो आपका पिछले साल में ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर 340 का भी हमें क्या निकालना होगा, 4% निकालना होगा। तो 340 का 4% कितना होता है, तो 4 चक 16 और 4 चक 16, 4 तिया 12, 1 13 यानी कि कितना होता है, 13.6 होता है। आप चाहे तो डिटेल में निकाल सकते हैं कि 340 का 4% होता है कितना है। तो 1 शून्य चला जाएगा, गुना करेंगे पॉइंट में आज आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 34 दूनी 68 यानी कि 680 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 13.6। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 493.6 आएगा। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 693.6 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक इसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी कि दोनों पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। इसे सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो इसे हल करते तो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, इधर कितना हो गया, 9 नमा 81 हो गया। 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि ऊपर में आपका क्या बचा, टोटल ऊपर में आपका बचा हुआ अंक कितना है, 55 है। नीचे में आपका कितना बचा, 9 इंटू 2 बचा हुआ, यानी कि 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आएगा, 55/18 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका क्या है, ये आपका जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई इसे करना है। इसे जो है इसे क्या करेंगे, इसे सरल तरीके से इसे हल करेंगे और मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर दिया क्या गया, 2x का होल स्क्वायर दिया गया। यहाँ पर ध्यान से देखना है कि क्या दिया गया है, 2x का होल स्क्वायर दिया गया। तो जब इसके स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस साइन दे देंगे। फिर अंदर में क्या है, 2y यानी कि 2y का होल स्क्वायर है। तो 2y को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 y स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। फिर क्या है, 4x का होल स्क्वायर है। तो 4x का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि उसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चक 16 x स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसे सही मेल खा रहा है। तो हल करेंगे तो इसे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12x स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना बचेगा,
4y² करेंगे, यानी कि -4y² आएगा। यानी कि इसे हल करने पर आंसर कितना आया, -12x² -4y² आया है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपये का क्या करता है, निवेश करता है। फिर बोला गया कि परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 9 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है, और ब्याज क्या है, तिमाही है। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्याज यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ब्याज तिमाही संयोजित करने के लिए बोला जा रहा है। और कितने समय तक जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, 9 महीने तक चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। लेकिन जो यहाँ पर आपका रेट यानी कि दर दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया, एनुअली दिया गया, यानी कि वार्षिक रूप से यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। तो हमें निकालना पड़ेगा कि 3 महीने में कितना प्रतिशत ब्याज लगता है। तो एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। हमें चाहिए कितने महीने का ब्याज, 3 महीने का ब्याज। कुल जो है कितने प्रतिशत ब्याज लगता है, 20% ब्याज लगता है। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 3 महीने में कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 3 से क्या करेंगे, 12 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 चौक 12। 4 से 20 को काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा। यानी कि 3 महीने में उसे जो है कितना ब्याज लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा, 3 महीने में 5% का ब्याज लगेगा। और 9 महीने में कितने बार ब्याज लगेगा, तो 3 महीने में 5%, यानी कि 9 महीने में कुल कितने बार ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज, 3 बार ब्याज लगेगा। क्योंकि तिमाही यहाँ पर ब्याज चल रहा है तो 9 महीने में कुल 3 बार ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही करके 3 बार ब्याज लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ट्री मेथड से हल करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया, 16,000 रुपया दिया गया। और आपका कितना आया यहाँ पर रेट तिमाही का, 5% आया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 16,000 का 5% निकालेंगे। तो 16,000 का 5% कितना होता है, 800 रुपये होता है। कितना होता है, 800 रुपया होता है। तो आपका पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि पहले तिमाही का जो है आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 800 रुपया। तो दूसरे तिमाही में भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, 800 ही लगेगा। लेकिन जो आपका पिछले वर्ष में ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। यानी कि 800 पर भी अब क्या लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। तो 800 का 5% कितना होता है, तो 8 25 40, यानी कि 40 रुपये जो है क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है 800 का 5%। फिर क्या करेंगे, तीसरे साल भी निकालेंगे कि तीसरे साल में भी क्या होगा आपका 800 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन जो पिछले साल में पहला इधर 800 आई, इधर 2 बार 800 जो आपका ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, तीसरे साल में ब्याज लगेगा। यानी कि 800 और 800 कितना हो गया, 1600 हो गया। तो 1600 का 5% चक्रवृद्धि ब्याज अब लगेगा। तो 1600 का 5% कितना होता है, तो 80 रुपया होता है। और जो पिछले साल ये 40 रुपये ब्याज लगा था उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा, 5% ब्याज लगेगा। तो 40 रुपये का 5% कितना होता है, तो 2 रुपये ब्याज लगेगा। सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर सभी को जब जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 या 2400 इधर हो गया, प्लस 8 4 120 हो गया, प्लस 2। तो तीनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 2520, यानी कि 2500 कितना हो जाएगा, 2522 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 2522 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें चाहिए क्या, मिश्र धन चाहिए, यानी कि अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, यानी कि मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना था, तो 16,000 रुपये था। और आपका यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, जोड़ेंगे यहाँ पर 2522 प्लस 16,000। तो आपका जोड़कर कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल तो कितना आ जाएगा आपका, 16 2 18, यानी कि 18,522 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका कुल मिश्रधन, 18,522 रुपया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही
होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक मोबाइल प्लान में 6 मिनट का मूल्य जो है कितने रुपये है, 32 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 मिनट की कीमत के रुपये में जो है लगभग कितना होगा। तो हम लोगों को बोला क्या गया, बोला गया कि 6 मिनट का मूल्य जो है कितना है, 32 रुपये है। कितने रुपये है, 32 रुपये। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 मिनट का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 1 मिनट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट बराबर क्या करेंगे, 32 रुपये बटा 6 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 1 मिनट का रुपया निकल जाएगा। हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हमें चाहिए कितना, 4 मिनट का रुपया चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 मिनट, इधर 4 मिनट का क्या हो जाएगा, कुल रुपये हो जाएगा। तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 बटा 3। तो बराबर कितना हो जाएगा, पॉइंट में से चेंज करेंगे तो 21 या 63, यानी कि 21 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 रुपये होगा। यानी कि 4 मिनट की कीमत जो है रुपये में लगभग कितना होगा, 21.3 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया है कि पानी के एक टैंक में 2 छिद्र है। बोला गया कि पहला छिद्र जो है टैंक को अकेले 9 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा छिद्र जो है टैंक को अकेला 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि पानी के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्रों से एक साथ रिसाव होने पर टैंक जो है कितने मिनट में खाली हो जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में आप हमेशा याद रखेंगे कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से आपका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला नल और दूसरा नल की कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी निकालेंगे। तो पहला नल जो है कितने मिनट में खाली करता है, 9 मिनट में, और दूसरा नल जो है कितने मिनट में खाली करता है, 6 मिनट में खाली करता है। 9 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होता है, 18 होता है। तो 18 को जब 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि पहले नल जो है कितने की कार्य क्षमता से जो है खाली करती है, 2 की कार्य क्षमता से। और जब 18 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि दूसरा नल जो है 3 की कार्य क्षमता से खाली करती है। तो पूछा जा रहा है कि पूरे टंकी को जो है कि दोनों मिलकर कितने समय में खाली करेंगे। तो हमें खाली करना कितना है, ये जो आपका 18 यूनिट है, इस सारे यूनिट को क्या करना है, दोनों नल के द्वारा खाली करना है। और यहाँ पर जो है खाली कौन करेगा, पहला और दोनों, यानी कि पहला और दूसरा नल दोनों कितने की कार्य क्षमता से जो है खाली करेंगे, पहला 2 की कार्य क्षमता से और दूसरा 3 की कार्य क्षमता से खाली करेंगे। यानी खाली करना 18 यूनिट है और करेंगे कितने की कार्य क्षमता से दोनों मिलकर, तो 3 और 2 5 की कार्य क्षमता से मिलकर खाली करेंगे। यानी कि टोटल वर्क बाय इफिशियंसी करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय निकलेगा। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, 18 भागा 5 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर किस में दिया गया, पूर्णांक में दिया गया। तो इसे क्या करेंगे, पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 पूर्णांक 3/5 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है कि 34 का 15% क्या है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सीधा सीधी यहाँ पर करेंगे कि 34 का 15%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, संख्या में निकल जाएगा कि 34 का 15% कितना होता है। तो हल करेंगे तो 5 तिया 15, 20 25 100, 2 से काटेंगे तो 10, यहाँ पर 17, 17 तिया कितना होता है, 51 हो गया ऊपर में, नीचे हो गया 10। पॉइंट में आंसर दिया हुआ है तो पॉइंट में इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई संख्याओं में के लिए निम्न में से कौन सी जो है आरोही क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में जो है
कौन सा जो है ऑप्शन सही यहाँ पर उसे व्यवस्थित किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है सभी में संख्याएं जो है क्या है सेम है, उसी को जो है क्या किया गया आगे पीछे किया गया। तो सभी के संख्या को क्या में हम लोग निकाल लेते हैं, एक निश्चित मान निकाल लेते हैं पॉइंट में। तो जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है 1/3 दिया गया, तो 1/3 को पॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा आपका 0.3333, ये इन्फिनिटिव तक आपका क्या होगा आते चला जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0.33 आगे भी चला आएगा। फिर उसकी अगली संख्या क्या है 0.03 है, तो इसको पहले से पॉइंट में, तो इसको पॉइंट में रहने देंगे। फिर अगली संख्या क्या है 4/15 है, तो 4/15 को भी जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 0.15 दूनी 30, आपका कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 1 बचा, सॉरी 10 बचेगा, तो 10 बचेगा तो 1 शून्य 15 छक 90, फिर 10 बचेगा, यानी कि 2.66 आपका चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर से सबसे छोटी संख्या हमें कौन सी दिख रही है, हमें सबसे छोटी संख्या किसका आंसर दिख रहा है 0.266 का, जो कि किसका मान है 4/15 है। यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या 4/15 होनी चाहिए, जो कि सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि हमें संख्या किस रूप में व्यवस्थित करना आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में उसे व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले कौन सी संख्या रखी जाएगी, सबसे पहले छोटी संख्या को रखी जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 4/15 है, तो 4/15 कौन से ऑप्शन में है सबसे पहले, तो ऑप्शन मात्र एक ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। उससे बड़ा जो है किसका दिया गया 0.33 दिया गया है, कितना दिया गया 0.33 दिया गया है। तो उसके बाद 0.33 बड़ा है, 0. उसके बाद 1/3 जो है क्या है सबसे बड़ा है। क्यों सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो है 0.33 यहाँ पर क्या दे दिया गया, अंत इसका दे दिया गया है, कि बोला गया है कि 0.33 है, लेकिन 1/3 का उसके आगे 3 तक का कोई अंत नहीं है, यानी कि ये संख्या जो है निश्चित ही 0.33 से क्या होगी बड़ा होगी, क्या 1/3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सभी स्थितियों में सही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:5 है तथा उनका मासा यानी कि एचसीएफ कितना है 20 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना होगा। तो जब आपसे इस तरीके के प्रश्न में दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ रहे और आपको क्या दिया हुआ रहे मासा दिया हुआ रहे और आपसे पूछा क्या जाए एलसीएम यानी कि लघुत्तम पूछा जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे 20 इंटू सभी रेशियो से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, यानी कि 20 इंटू 3 इंटू 5 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 20 या 60, 60 पचे कितना हो जाता है 300 हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहेंगे तो आपको जो है आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि आपको क्या दिया गया है यहाँ पर मासा यानी कि एचसीएफ दिया गया, कितना दिया गया 20 दिया गया, एचसीएफ को हम लोगों ने किससे डिनोट किया एच से डिनोट किया, यानी कि एच का मान कितना दिया गया 20 दिया गया। और यहाँ पर क्या दिया गया दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया, क्या दिया गया दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया। तो जो भी दोनों संख्याओं का अनुपात जब होगा तो इसमें क्या हुए होंगे कॉमन फैक्टर जो भी होंगे आपस में क्या हुए होंगे, रेशियो में जब इसे चेंज किया गया होगा तो कट गए होंगे। तो किसी भी संख्या में हमेशा उसमें एचसीएफ जो है क्या होता है गुना होता पहले से होया हुआ रहता है, यानी कि दोनों संख्याओं में इसमें भी पहले 20 गुना होगा, इसमें भी पहले 20 गुना होगा दूसरे भी संख्या में, लेकिन जब इसे रेशियो में दोनों संख्या को चेंज किया गया होगा तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ होगा कट गया होगा। तो यहाँ पर मतलब आपका क्या बन रहा है एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम निकालने के लिए किया जाता है कि एचसीएफ यानी कि एच गुना एक्स वाई जो दोनों संख्याओं का कोप्राइम फैक्टर बचे, जैसे कि यहाँ पर रेशियो में जब इसे बदल दिया गया था तो आपस में ये क्या बच गए आपस में एक दूसरे के कोप्राइम फैक्टर बच गए हैं, यानी कि दोनों में कोई भी एक दूसरे का फैक्टर समान
नहीं है। तो यहाँ पर x और y का मान कितना है, 3 है, y का मान 5 है, दोनों इनटू में है, और आपका HCF कितना है, 20 है। तो HCF कितना हो गया, 20 हुआ, गुना करेंगे 300 आएगा। तो डिटेल में आप समझना चाहेंगे तो इस तरीके से इसे बनाया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जब दोनों संख्या का अनुपात दिया हो रहा है और मासा दिया हो रहा है, आप आपसे लासा पूछे तो क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे और आपका वही आंसर सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है कि 210 रुपये को 2:3:4:5 के अनुपात में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो आपसे निश्चित मान पूछा जा रहा है सभी संख्याओं का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का रेशियो का योग करेंगे, कितना है, तो 3 2 5 4 9 5 14, और 14 यूनिट बराबर कुल रेशियो का योग यूनिट के बराबर कितना दिया गया है, रुपये में 210 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे हल करेंगे तो 14 से काटेंगे तो एक बार में 14 25 70, यानी कि एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 15 रुपये आ गया। तो हमें चाहिए कि आप सभी का निश्चित मान पूछा जा रहा है। तो एक यूनिट का मान कितना है, 15, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितनी है, 3 यूनिट है, तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45। तीसरी संख्या 4 यूनिट, तो 15 चौक 60। चौथी संख्या 15 पचे 75 हो जाएगा, क्योंकि 5 यूनिट है। तो सभी संख्या का क्या मान आ गया, निश्चित मान, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू आपको आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तब उसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है। बेलन यानी कि सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला उसका क्या होता है, आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है आपका फॉर्मूला उसके आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या करेंगे, सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो उस बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पाई को 22/7 लिख सकते हैं। त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। एच यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर दिया गया। हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, बेलन का आयतन। तो हल करेंगे तो 22 दूनी कितना हो गया आपका 44, नीचे आपका कितना बच गया 7, यानी कि इस बेलन का आयतन कितना आएगा, 44/7 सेंटीमीटर क्यू आएगा। क्या आएगा, 44/7 सेंटीमीटर क्यू इस बेलन का आयतन आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि साइन x बराबर कितना है, 4/5। आपसे पूछा जा रहा है कि cos x प्लस कॉट x का मान कितना है। तो साइन x बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। साइन x बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बेस यानी कि आधार निकाल सकते हैं। जैसे कि मानेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दिया गया, यानी कि 4 ये मान दिया गया, ये 5 मान दिया गया। तो हमें अब क्या निकालना होगा, बेस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, बेस निकालना होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का। तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉट एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बेस का वैल्यू निकालेंगे। तो हाइपोटेनस थ्योरम से इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 माइनस 4 6 16, तो कितना बचा 9, यानी कि कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर। आपका आधार 3 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 3 यूनिट हो गया, और आपका कर्ण कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। तो कौशिक यक्ष आपका क्या लिखाता है, कर्ण बटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटा क्या होता है आपका लंब होता है, यानी कि हाइपोटेनस बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कॉट एक्स क्या होता है आपका, बेस बाई क्या होता है आपका, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे इसे। तो आपका हाइपोटेनस यानी कि आपका कर्ण कितना आया, 5 आया, और आपका यहाँ पर लंब कितना आया, 5 आया, नहीं सॉरी 4 आया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। और यहाँ पर 20 यानी कि आधार कितना आया था, 3 आया था, बटा नीचे क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, तो नीचे कितना है, लंब 4 है। हल करेंगे तो 5 3 8 बटा 4 हो जाएगा, एलसीएम नीचे 4, यानी कि 5 3 8, 4 से काटेंगे तो 8 को कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में
चला जाएगा। यानी कि इस पूरे प्रश्न को हल करने पर कितना आया, 2 आंसर आया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर तो दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गोला मतलब क्या होता है, स्फीयर। स्फीयर का क्या पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि गोले का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है। तो फॉर्मूला आपको हमेशा मेंसुरेशन में पता होना चाहिए। क्या होता है आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुट करेंगे सारा वैल्यू, तो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हल करेंगे तो पाई 4 इंटू पाई को 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर तो यानी कि त्रिज्या आपका कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 चौक 88 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि इस गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 3026 है तथा लासा कितना है 89 है, कितना है 89 है। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है किसके, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। यानी कि लघुत्तम गुना महत्तम के बराबर होता है पहली दो संख्याओं के गुणज का। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के गुणा के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 3026 दिया गया। यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणनफल यहाँ पर पहले से कर कितना दिया गया है 3026 दिया गया है। और एलसीएम आपका कितना दिया गया 89 दिया गया है। हमें चाहिए क्या एचसीएफ यानी कि मासा चाहिए। तो क्या करेंगे 89 भागा क्या करेंगे 3026 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर भाग करके देखते हैं कि कितना आता है। यहाँ पर 3026 तो 8 से यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 बार में, तो 9 तिया 27 हाथ में 2, 8 तिया 24 और 2 कितना होता है 26 होता है। यहाँ पर आपका शेष कितना बचेगा, यहाँ पर 7 5 12, यहाँ पर आपका कितना हो गया 3, यहाँ पर कट जाएगा 6 बार में 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा तो 9 चौक 4 बार में 9 चौक 36 3, 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया 35 हो गया। यानी कि जब इसे काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 34 बार में कट जाएगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक आपका कितना आ गया 34 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। कौन सा फार्मूला, कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक के बराबर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर दिया गया है कि दो कारें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर क्या होती है, चलना प्रारंभ करती है। बोला गया है कि दो कारें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर क्या करती है, चलना आरंभ करती है। और बोला गया कि और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है क्या करती है, चलती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विपरीत दिशा से इस घर की ओर आते हुए एक महिला को किस गति से चलना चाहिए ताकि कारों से वह जो है 8 मिनट के अंतराल पर मिल सके। तो यहाँ पर जब दोनों गाड़ी चलता है तब उनके समय में अंतर कितना होता है, पहला गाड़ी जो है क्या हो जाता है दूसरे गाड़ी से 10 मिनट पहले ही चल जाता है। तो लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आदमी की गति कितनी होनी चाहिए कि दोनों कारों के बीच की दूरी जब पार करे तो मात्र 8 मिनट रहे। कितना मिनट रहे, 8 मिनट रहे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहली गाड़ी जो है 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली है उसने। पहली गाड़ी जो है जो कि 10 मिनट पहले चली थी दूसरी गाड़ी से, वह जो है अब तक कितनी दूरी जो है तय कर चुकी होगी। तो हमें उतना ही जो है क्या होगा, दोनों गाड़ियों के बीच का जो है अंतर होगा, दूरी का अंतर होगा। पहले गाड़ी या दूसरे गाड़ी का
दूरी का अंतर कौन सा होगा, जो 10 मिनट पहले जो है पहले गाड़ी जितनी दूरी चला था उतना ही उसके जो है दूरी अंतर होगा। तो क्या करेंगे, दूरी बराबर, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। दूरी बराबर आपका क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो दूरी आपका क्या हो गया, डिस्टेंस, चाल हो गया आपका स्पीड, समय आपका टाइम हो गया। यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि दोनों गाड़ी के बीच की दूरी क्या है। तो चाल कितनी है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लेता है, समय जो है दोनों के बीच के समय का अंतर कितना है, 10 मिनट का अंतर है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, तो समय को भी क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 0 चला गया, यहाँ पर 3 बार में, यहाँ पर 10 बार में, यानी कि 10/3 किलोमीटर जो है दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर अब हमें चाहिए क्या, अब हमें पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा चाल लिख सकते हैं। इसी फार्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल लिख सकते हैं। तो अब हमें समय से मतलब है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि दोनों, जब एक पहले गाड़ी को उस व्यक्ति को पार करता है, फिर दूसरे गाड़ी को पार करने में जितना दोनों के बीच की दूरी का जो है समय कितना लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। और उस आदमी को जो है दोनों के बीच की दूरी जो है कितनी तय करनी है, 10/3 किलोमीटर दूरी तय करनी है। क्योंकि उन दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी जो है कितनी है, 10/3 किलोमीटर, और जो कि उस आदमी और गाड़ी को जो है मिलने से पहले तय करनी होगी। तो यहाँ पर क्या दिया गया, दूसरी गाड़ी भी चाल जो है कितनी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और जो अपोजिट साइड में, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि विपरीत दिशा से एक महिला आ रही है, तो विपरीत दिशा से महिला की चाल क्या मान लेते हैं कि वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रही है, आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए विपरीत दिशा से, जब विपरीत दिशा में किसी की चाल क्या होती है, आपस में जुड़ती है, तो क्या हो जाएगा, 20 की चाल उस कार की दूसरी कार की चाल हो गई, और प्लस उस महिला की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है। तो ऊपर क्या हो गया आपका, दूरी हो गया, नीचे आपका क्या हो गया, चाल हो गया। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, जो कि एक दूसरे को मिलने में, पहले गाड़ी के बाद दूसरे गाड़ी को मिलने में जो है कितना मिनट का समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। हल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगी, महिला की गति यानी कि महिला की स्पीड होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 8 मिनट को भी क्या करेंगे, यहाँ पर घंटा में चेंज कर देंगे, क्योंकि आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी भी किलोमीटर में और आपका चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसे हल करेंगे तो 3 आपका कहाँ चला जाएगा, 3 आपका नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 को नीचे लिख देंगे, 3 से काटेंगे, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 20 बार में चला जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया आपका, 4 पचे 20 हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। यानी कि 20 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस x बराबर 25 हो जाएगा। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल हो जाएगी, उस औरत की चाल होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक वस्तु को 4% तथा 6% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रुपये से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रुपये से मतलब कोई भी नहीं हम लोग रखेंगे। सबसे पहले अभी मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सीपी, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। कितने होते हैं, 100% होता है। तो पहले उसे 4% के लाभ पर बेचा गया, फिर दूसरे में उसे क्या किया, 6% के लाभ पर बेचा गया। तो 100% का सामान है, उसे जो है 4% के लाभ में बेचा जाएगा, यानी कि उसे कितने में बेचा जाएगा, 104% में बेचा जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का परसेंटेज है। यानी कि 100% का कोई सामान 4% के लाभ में बेचना चाहता है तो उसे बेचेगा कितना, 104% में। फिर उसी सामान को बोलता है कि 4% की जगह 6% के लाभ में बेचना चाहता है, यानी कि 100% के सामान पर 6% का लाभ चाहता है तो उसे कितने में बेचेगा, 106% में बेचेगा। ये आपका क्या हो गया, दोनों विक्रय मूल्य का क्या हो गया, अनुपात हो गया परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, इसे अनुपात में चेंज करेंगे। परसेंट आपका कट गया, यहाँ पर 2 से कट रहा है तो काट देंगे, कितना बार में, 52 बार में, इधर 53 बार में। यानी कि दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 52:53 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही
होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या है, 2 3 6 है, उनका पूछा क्या जा रहा है, चतुर्थ अनुपात पूछा जा रहा है। तो चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है b इंटू सी बाई ए होता है। क्या होता है, b इंटू सी बाई ए। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा पहली संख्या होता है। आप जिस तरीके से याद करना चाहे इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। क्या होता है, b इंटू सी बाई ए, या फिर दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। तो दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, 3 इंटू 6 करेंगे, बटा क्या करेंगे, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है, 2 है, हल करेंगे इसे, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि तीनों संख्याओं का चतुर्थ अनुपात कितना हो जाएगा, 9 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर दिया गया है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है, कुल 200 विद्यार्थी है। फिर बोला गया कि जिनमें से 1/5 भाग जो है क्या है, लड़के हैं। बोला गया कि कुल मिलाकर विद्यालय में 200 विद्यार्थी है। फिर बोला गया कि उसमें से 1/5 क्या है, लड़के हैं। तो कुल स्टूडेंट की संख्या जो है कितनी है, 5 यूनिट है। उसमें से 1 यूनिट क्या है, लड़के है। 5 यूनिट कुल जो है आपके विद्यार्थी की संख्या, उसमें से 1 यूनिट लड़के हैं। तो लड़के लड़कियों की यूनिट कितनी होगी, 4 यूनिट। कितने हो गए लड़के की यूनिट, 4 यूनिट। कुल जो है विद्यार्थी कितने हैं, 5 यूनिट। और जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 200 है। इसे हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, गर्ल्स का नंबर निकल जाएगा कि कितने मात्रा में, यानी कि कितनी संख्या में जो है विद्यालय में लड़कियां हैं। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि 160 विद्यार्थी, कुल जो 160 विद्यार्थी क्या है, लड़कियां हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर दिया गया है कि राजेश एक खिलौना जो है कितने में रुपये में खरीद कर जो है उसे क्या करता है, 27.5 रुपये में खरीद कर 28.6 रुपये में क्या कर देता है, उसे बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो उसे खरीदा कितने में था, 27.5 रुपये में, और उसे बेच दिया 28.6 रुपये में। यानी कि खरीदा 27.5 रुपया में, लेकिन उसे ज़्यादा यानी कि लाभ में बेचा, लाभ मिलाकर उसे कितने में बेच दिया, 28.6 रुपया में। तो उसे प्रॉफिट यानी कि लाभ कितने का हुआ, तो क्या करेंगे, 28.6 माइनस क्या करेंगे, 27.5 करेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 आएगा। तो कितने आ गया, यानी कि 1.1 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। और आपको हमेशा पता रखना है कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट आपको निकालना हो तो किस पर निकालते हैं, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो सीपी यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना है, 27.5 रुपये है। और इसे परसेंटेज में चेंज करना तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद एक अंक है, इधर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो दोनों पॉइंट हट जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 25 55, 25 से 100 काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। यानी कि प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत आपका कितना आ गया, 4% होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 3 आदमी एक गड्ढे को 10 दिनों में खोदता है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि 5 आदमी उसी गड्ढे को कितने दिनों में खोदेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर होता है। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। क्या होता है, आपको एमडीएच फार्मूला से इधर याद रखा जाता है। तो मैन, एम से आपका क्या हो गया, मैन यानी कि आदमियों की संख्या, डी से डेज यानी कि दिनों की संख्या, एच से आवर यानी कि घंटों की संख्या होती है। लेकिन अगर आपका किसी प्रश्न में एच यानी कि घंटों की संख्या नहीं भी दी हुई हो, आपकी 2 मान दिया हुआ रहे, उसे भी गुना करने पर क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आदमियों की संख्या गुना जो है दिनों की संख्या यहाँ पर करेंगे। तो 3 आदमी मिलकर जो है कितने दिनों में काम करते हैं, 3 आदमी मिलकर जो है कुल 10 दिनों में काम करते हैं। तो उसी काम को बोला गया है कि 5 आदमी जो है कितने दिनों में करेंगे। तो 5 आदमी इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर दिनों की संख्या को डी से डिनोट कर देंगे। दोनों एक ही काम को कर रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों काम बराबर होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हल करेंगे
तो 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगी, यानी कि डी बराबर कितना आ गया आपका 6 डेज आ गया, यानी कि उस गड्ढे को खोदने में 5 आदमी द्वारा कितना समय लगेगा, 6 दिन लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि दीक्षा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 500 रुपया क्या लेती है, उधार लेती है। फिर बोला गया कि 4 वर्ष बाद अपना ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि जो है भुगतान करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ब्याज जो आपका क्या लग रहा है, साधारण ब्याज लग रहा है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, P/R इंटू टी बाई आपका क्या होता है 100 होता है। यस ऐसे आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, P से आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितने रुपये, 500 रुपये, रेट यानी कि दर कितना है 5% और टाइम आपका कितना है 4 वर्ष है, बटा क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 5 5 25 चौक कितना होता है 100 होता है। यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 रुपये है। लेकिन आपका यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं पूछा जा रहा है, आपसे जो पूछा जा रहा है कि ऋण जो है चुकाने के लिए उसे कितनी राशि जो है भुगतान करनी पड़ेगी, यानी कि आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो मिश्र धन निकालने के लिए मैं अभी आपको बताया हूं कि क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज होगा। तो मूलधन कितना है 500 रुपये है और आपका साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये है, जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा अमाउंट यानी कि मिश्र धन, तो 600 रुपया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर दिया गया है कि एहसान कमल से 2 गुना अच्छा मजदूर है। क्या बोला गया कि एहसान जो है कमल से 2 गुना अच्छा मजदूर है, यानी कि एहसान जो है, एहसान की कार्य क्षमता किसी काम को करने की उसकी कार्य क्षमता जो है क्या है, कमल से 2 गुनी है। क्या है, कमल से एहसान का जो है कार्य क्षमता क्या है, कमल से 2 गुनी है। तो बोला गया है कि वे मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 29 दिनों में उस कार्य को समाप्त करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कमल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताया हूं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। TW आपका हो गया टोटल वर्क यानी कि कुल का, ई से आपका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो इफिशियंसी इनटू टाइम करेंगे यानी कि कार्य क्षमता इनटू समय करते हैं तो क्या निकल जाता है टोटल वर्क। तो दोनों मिलकर कितने समय में काम करते हैं, 29 दिनों में कार्य करते हैं, और दोनों मिलाकर जो है कितने की कार्य क्षमता से काम करेगा, एहसान जो है दो से काम करता है, कमल 1 यूनिट के एफिशिएंसी से काम करता है। तो दोनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से काम करेगा, 2 1 3 की कार्य क्षमता से काम करेगा। तो ये जो आपका क्या है टोटल वर्क है। टाइम निकालने के लिए कमल का यहाँ पर क्या पूछा गया, कमल अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो टाइम निकालने के लिए, कमल का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क बाय क्या करेंगे, कमल का इफिशियंसी करेंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, और यहाँ पर कमल कितने की कार्य क्षमता से कार्य करता है, 1 की कार्य क्षमता से, और उसे करना कितना कम है, 29 × 3 कार्य करना है, जो कि 1 की कार्य क्षमता से करेंगे। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कमल का समय निकल जाएगा। तो 29 से कितना होता है 87 होता है, बटा 1 आपका हट जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 87 दिन, यानी कि उस कार्य को पूरा करने में कमल के द्वारा जो है 27 दिन लगेगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। यहां पर कुछ संख्याएं दी गई है, उनका बोला जा रहा है कि आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है, बहुलक मतलब जो भी आपका नंबर दिया गया है, यहां से यहां तक जो भी आपका नंबर दिया गया है, उन नंबरों में से कौन सा नंबर यानी कि कौन सी संख्या को जो है सबसे अधिक बार लिखा गया है।
कौन सी संख्या को यानी कि कौन से नंबर को जो है सबसे अधिक बार लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक को चेक करते, एक जो है कितने बार लिखा गया, एक को 2 बार लिखा गया, एक को कितने बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया। फिर यहाँ पर हमें 9 कुछ ज्यादा संख्या में दिख रही है, तो 9 को यहाँ पर चेक करेंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि 9 को जो है कितने बार ली गई है, 3 बार ली गई है, यानी कि एक तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उससे अधिक 9 बार ली गई है। और कोई भी संख्या आपको यहाँ पर नंबर में नहीं दिख रहा जो कि एक से अधिक बार भी रिपीट की गई हो, यानी कि इस पूरे नंबर में आपका बहुलक कौन सा संख्या बन रहा है, यानी कि 9 नंबर जो है, यानी कि 9 नंबर जो है सबसे अधिक बार इस पूरे नंबर में आपका 9 नंबर जो है सबसे अधिक बार आया है। तो इस पूरे संख्या का बहुलक क्या होगा, 9 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में आपको तो बॉडमास थ्योरम में आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, BODMAS होता है। बी से आपका ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट होते हैं। ओ से ऑफ दिया हो रहता है, हिंदी में का दिया हो रहता है, डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। तो जो पहले दिया गया बॉडमास थ्योरम से जो पहले दिया गया यानी कि ब्रैकेट पहले तो उसे पहले हल करेंगे, ऑफ उसके बाद है तो उसके बाद में ऑफ हल करेंगे, यानी कि जो पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे, जो बाद में उसे बाद में हल करेंगे बॉडमास थ्योरम के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस से पहले यहाँ पर भाग का यहाँ पर इसे हल करेंगे। तो क्या करेंगे, 139 भाग करके देखेंगे कि 1112 कितना बार में कटता है। यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं, 139 भाग करेंगे 1112 को तो कितना बार में, यहाँ पर 8 बार में यहाँ पर करके देखते हैं। तो 9 8 72 2 7 13 104 104 और आपका 104 और 7 कितना हो जाएगा, 111 होगा, यानी कि 111 को जब 139 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। आगे क्या है, माइनस माइनस 5 है, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, आपका कुछ नंबर दिए गए, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि आंकड़ों का माध्य विचलन क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, मीन डेविएशन क्या होगा, यानी कि माध्य विचलन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुछ संख्याएं दी गई है और उनका पूछा जा रहा है कि मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माध्य विचलन निकालने से पहले हमें निकालना क्या होगा, माध्य निकालना होगा, यानी कि मीन निकालना होगा। ये सारी संख्या का क्या निकालना होगा, मीन यानी कि माध्य निकालना होगा। तो मीन निकालने का तरीका क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उसके नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मीन यानी कि माध्य निकल जाएगा। तो सभी संख्या को जोड़ते कि कितना आता है उनका योग, तो 10 3 13 13 10 23 23 और 4 27 27 और 7 34 34 और 10 44 और 5 आपका कितना हो गया, 49 हो गया। टोटल नंबर कितना है, तो 2 2 4 2 6 7, यानी कि टोटल संख्याओं का योग 49 है और टोटल नंबर कितना है, 7 है। तो जब 49 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि कुल जो यहाँ पर संख्याएं दी गई उनका माध्य विचलन कितना है, 7 है। पूरी संख्याओं का माध्य विचलन, ये सॉरी माध्य कितना है, ये माध्य विचलन आपका नहीं निकला, माध्य निकला, क्या निकला, मीन निकला। तो पूरी संख्याओं का माध्य कितना निकला, 7 निकला। तो माध्य विचलन निकालने का क्या तरीका होता है, यानी कि मीन डेविएशन निकालने का तरीका ये होता है कि जो आपका माध्य यानी कि मीन आया है उसके संख्या में क्या निकालेंगे कि उसके संख्या में कोई भी संख्या कितना कम या फिर कितना अधिक है। जो आपका माध्य निकला है और जो आपकी यहाँ पर सारी संख्याएं दी गई है उसमें से यानी कि मीन से जो है कोई भी संख्या कितना अधिक है या फिर कितना कम है, यानी कि उसमें डेविएशन यानी कि विचलन कितना हुआ है उसका क्या करेंगे, योग निकालेंगे यहाँ पर। तो कितने का यहाँ पर डेविएशन हुआ, यहाँ पर मीन यानी कि माध्य कितना है, 7 है। यहाँ पर ये जो है पहली संख्या कितनी है, 3 है। तो अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है दोनों संख्याओं का, तो 4 का अंतर है। यहाँ पर माइनस पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर क्या निकालना है, सिर्फ अंतर यानी कि डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना है, 4 है। फिर और सही 10 और 7 का डिफरेंस कितना है, तो 3 है। फिर आगे 10 है तो 10 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा। फिर आगे 4 है तो 4 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, तो 4 होगा। और फिर आगे आपका क्या है, सॉरी 4 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा। 4 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 3 होगा। उसके आगे क्या है, 7 है, यानी कि 7 और 7 एक ही है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो 0 डिफरेंस है।
फिर 10 और 7 का डिफरेंस कितना है, तो 3 है। और 5 और 7 का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है, तो 2 है। तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सभी को क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 2 18 हो जाएगा। और टोटल जितना नंबर है, टोटल नंबर यहाँ पर कितना है, टोटल नंबर कितना है, 7 है। तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का माध्य विचलन कितना आया, 18/7 आया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।